इस वीडियो में हम अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के जो जेईई मेंस में पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये जेईई मेंस देने वाले स्टूडेंट्स और नीट देने वाले स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ए C10H12O2 गिव्स न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे पास कंपाउंड ए है जो कि लिखा हुआ है C10H12O2, ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव देता है। इसका मतलब है कि इसमें जो है फिनॉल ग्रुप है, बेंजीन पर OH लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस कंपाउंड का DOU निकाल लेता हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो आप देखिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर मैं निकालूँ तो मुझे पता है कि DOU निकालने में ऑक्सीजन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये C10H12 लिखा हुआ है, कार्बन 10 है, हाइड्रोजन एल्केन के कॉरस्पॉन्डिंग 22 होना चाहिए 2n+2 से। तो जो हाइड्रोजन की जो डिफिशियंसी है वो 10 है, DOU होता है डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, तो DOU की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, उसके बाद लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड ए विथ NaOH एंड CH3Br गिव्स दिस। तो पहला पॉइंट तो ये है कि क्योंकि ये न्यूट्रल FeCl3 दे रहा था, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसमें फिनॉल ग्रुप है। पहला इन्फॉर्मेशन तो हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो NaOH के साथ जब रिएक्शन हुई है तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर फिनॉल है और उस फिनॉल पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो बेस के साथ फिनॉल रिएक्ट करके फिनॉक्साइड बना देगा, तो इस O पर नेगेटिव आएगा और इस O पर अगर नेगेटिव आएगा तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है नेक्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन लिखी हुई है वो लिखी हुई है CH3Br। तो CH3Br पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जिबिट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे बैकग्राउंड में चलना चाहिए दिमाग में। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है विथ हाइड्रो आयोडिक एसिड इट गिव्स मिथाइल आयोडाइड। तो हाइड्रो आयोडिक एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड होता है, वो HCl HBr HI हाइड्रो आयोडिक एसिड HI हो गया। तो अब ये जो सवाल है आपको दिख रहा होगा, हम लोग पढ़ते हैं कि क्लीवेज ऑफ ईथर, क्योंकि क्लीवेज ऑफ ईथर हुआ है HI के साथ और एक जो प्रोडक्ट है वो मिथाइल आयोडाइड है, इससे मुझे ये हिंट लग गया कि ईथर ग्रुप तो है इसमें, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो O है ईथर एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। ये क्लियर हो रहा है इससे? ठीक है भाई, उसके बाद लिखा हुआ है इट गिव्स एंड विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH गिव्स अ कंपाउंड C10H12O2। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कंपाउंड है B और ये जो कंपाउंड A है, इनका फॉर्मूला सेम है, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्लिक करना चाहिए कि भाई दोनों आइसोमर है। तो लिखता हूं मैं कि भाई यहाँ पे जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेता हूं तो ये जो भी कंपाउंड है वो उसका आइसोमर बन रहा है। ठीक है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि कंपाउंड ए ऑल्सो डीकलराइजेज एल्कलाइन KMnO4। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो एल्कलाइन KMnO4 है, तो एल्कलाइन KMnO4 का पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब हमें याद होना चाहिए कि बेयर्स रिएजेंट है ये। बेयर्स रिएजेंट जो है डीकलराइज तब होता है जब वो एल्कीन पर जो ग्रुप है एल्कीन का उस पर OH सिस डायोल बना दे। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर जो ये कंपाउंड A है उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड भी है। तो अब देखिए कार्बन अगर हम गिने तो कार्बन 10 था, इसमें 6 कार्बन तो बेंजीन रिंग हो गए, एक कार्बन ये हो गया, 6 एक साथ और 10 करने अपने को, तो इसका मतलब 3 कार्बन बचे हुए हैं। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड एक मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। अगर ये कंपाउंड ए है, इस पे अगर H लगा हुआ है, तो अगर ये कंपाउंड ए है तो B क्या होगा? तो हम सोच सकते हैं कि B में क्योंकि आइसोमराइजेशन हो रहा है तो इसमें होगा क्या कि जो OH माइनस है, बेस लिया है हमने, वो इस H को ले जाएगा
और जब वो इस H को ले जाएगा, तो ये सोचने वाली बात है, इस H को जब ले जाएगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन आयन बनेगा, और ये कार्बन आयन इस पाई बॉन्ड को इधर पोलराइज करेगा। तो आप नोटिस कीजिए, नेगेटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव वहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये नेगेटिव वापस H ले लेगा सॉल्वेंट से, तो आप देखिए ये चीज जो बन के आएगी वो ये बनेगी, बेंजीन है हमारे पास। और यहाँ पे जो कंपाउंड है आइसोमराइज होने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक OCH3 लगा हुआ था, ईथर ग्रुप है, और OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये कंपाउंड सेम फॉर्मूला के साथ B है, तो ऐसा कुछ होगा। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। पूछा गया है कि जो कंपाउंड A है उसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन कंपाउंड A। तो ये कंपाउंड A है। अब मुझे पता है कंपाउंड A और ये कंपाउंड B है, तो आप देख सकते हैं कितना पाई बॉन्ड होगा। एक पाई बॉन्ड तो बाहर है और 3 पाई बॉन्ड बेंजीन के अंदर है, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो हैं कितने हो गए, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 है। अगला सवाल हमें दिख रहा है, यहाँ पर जो कंपाउंड है उससे पहले P बन रहा है, P बन रहा है CrO3 यूज करके, और CrO3 एक्सेस में लिया गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले P बनाते हैं। तो हमें पता है जो क्रोमियम का ऑक्साइड है, ये अगर एनहाइड्रस लिया जाता है तो उस केस में ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये NCERT में लिखा हुआ है कि भाई जो एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड है वो एल्डिहाइड को आइसोलेट करने के काम में आता है, लेकिन यहाँ पर एनहाइड्रस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करेगा। तो आप देखिए जो पहले स्टेप में कंपाउंड है वो बनेगा, एल्कोहल जो है वो 2 डिग्री एल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बनेगा कीटोन। और यहाँ पर जो है ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये बन जाएगा एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपके पास पहले स्टेप में। ये हो गया P हमारे पास। उसके बाद देखिए जो रिएजेंट लिखा हुआ है ये ग्लाइकॉल है, और ग्लाइकॉल जो है वो कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस कंपाउंड में कार्बोनिल ये है, तो जब वो कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड जो है O, ये कंपाउंड बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये जो है ये कंपाउंड कीटल है, ये सेगमेंट कीटल है क्योंकि कीटोन से बना है। और यहाँ पर जो है COH हमारे पास अनटच्ड है, COH अनटच्ड है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारे पास Q बना है इसके बाद फिर से क्या कराया गया है, इसका रिएक्शन कराया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो CH3 माइनस है। अब CH3 माइनस क्या करता है, एसिडिक H जो एसिड के पास है, एसिडिक H ये इसको चुरा लेगा, तो CH4 यहाँ से निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, सेकेंड स्टेप में जो है ये एसिड के साथ वाटर लिया गया है, एसिडिक वाटर। तो अब जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो ये होगी कि कीटल जो कंपाउंड्स हैं वो एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। तो क्योंकि कीटल एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं तो वो रिस्पेक्टिव कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो कीटल सेगमेंट है ये H3O प्लस लेने के बाद ये क्या करेगा, ये सेगमेंट जो है वापस कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एसिडिक H जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने ले लिया था O पर नेगेटिव आया, अब वो O नेगेटिव वापस H प्लस ले लेगा और आपके पास दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास R। अब R के बाद जो स्टेप है वो है NaBH4। अब NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हमें पता है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट तो है लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, वो रिड्यूस करता है एल्डिहाइड और कीटोन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, और जब कीटोन रिड्यूस होगा तो रिडक्शन का प्रोडक्ट हमें पता है, जो कीटोन है उससे क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर OH और ये जो कंपाउंड है ये अनटच्ड रहेगा हमारे पास, COOH। तो ये है हमारे पास S। और S के बारे में ही इंफॉर्मेशन हमसे एक्सपेक्ट की जा रही है,
जो कि है 0.1 मोल ऑफ कंपाउंड S विल वे हाउ मेनी ग्राम्स। तो S का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, C6, ऑक्सीजन 3 हो गया, O3, और H 2 तो 4 तो 6 7 8 9 10, H 10 है। तो आप इसको जोड़िए, 6 × 12 प्लस 16 × 3 48 और ये 10, तो ये 130 ग्राम आएगा। इसका मोलर मास 130 ग्राम पर मोल आएगा। तो 0.1 मोल का जो मास है, 1 मोल का मास इतना है, तो 0.1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 13 ग्राम, 13 ग्राम इसका आंसर होगा। तो ये ठीक ठाक सवाल है। बस इसमें बच्चे कई बार ये गलत कर देते हैं कि जो ब्रिग्नार्ड है वो SDKH को नहीं ले जाते हैं, उसको मीथेन गैस नहीं निकालते हैं, और कई बार ये गलती हो जाती है कि NaBH4 जो है उससे एसिड को भी रिड्यूस कर देते हैं, तो वो एरर हो सकता है। बाकी ये एक डिसेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, यह है सवाल, एन ईथर C5H12O when heated with excess of hot concentrated HI produced 2 alkyl halide which when treated with NaOH yielded compounds B and C. Oxidation of B and C gave propanone and ethanoic acid respectively. The name of the ether is. ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि ईथर का नेम भी हमें लिखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो फाइनल प्रोडक्ट दिए हुए हैं उसके विपरीत चलेंगे, अपोजिट चलेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है हम लिख देते हैं कि हमें दिया हुआ है CH3CO CH3, ये प्रोपेनॉन दिया हुआ है, और दूसरा प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है CH3COOH। तो ये प्रोडक्ट फाइनल है हमारे पास। तो ये कैसे आए हैं, तो ये क्वेश्चन में लिखा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ B and C गेव दिस एंड दिस। तो ऑक्सीडेशन ऑफ B and C, तो मुझे पता है ये आए होंगे ऑक्सीडाइज करके। तो अगर ये ऑक्सीडाइज करके आए हैं तो रिवर्स जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट निकलेंगे, जो रिएक्टेंट लिखने के लिए रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि कीटोन ऑक्सीडाइज होके आया है, इसका मतलब यहाँ पर इसके पहले क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि ये CHOH CH3 एक 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और इसके पीछे क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स एसिड। तो चलिए ये हो गया हमारे पास। उसके पहले क्या लिखा हुआ है, when treated with NaOH yielded compound B and C। तो ये कंपाउंड B और C हैं, तो ये NaOH के साथ रिएक्शन करने पे आए हैं। NaOH जो है ऑब्वियसली OH माइनस जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया हुआ होगा, ठीक है। उसके पहले लिखा हुआ है कि एल्काइल हैलाइड पे, ऑब्वियसली एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaOH के साथ है तब ये बना है। तो अब देखो भाई, एल्काइल हैलाइड हिंट लग रहा है मुझे, HI के साथ रिएक्शन किया है मैंने, तो एल्काइल हैलाइड क्या होगा, आयोडाइड ही होगा। तो ये जो है इसके पहले प्रोडक्ट क्या बना होगा, CH3 CHI और CH3, और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 और I। अब हमें फिर वापस जाना है क्योंकि ईथर हमें पता करना है। तो आप देखिए हमें ये हिंट लग गया है कि भाई यहाँ पर आयोडीन आयोडीन है, तो पहले ईथर होगा, तो ईथर पहले क्लीव हुआ होगा, तो यहाँ पर ये कार्बन के बीच में ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो वो मैं बना रहा हूँ, देखो ये जो है कार्बन CH CH3 CH3 O CH2 और CH3 बना दिया मैंने। इसका रिएक्शन HI के साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन HI के साथ अगर हम कराएंगे तो क्या होगा, पहले हमें पता है क्लीवेज ऑफ ईथर में क्या होता है, ये पहले प्रोटोनेट होगा, और जो I माइनस है यहाँ पर SN2 करके इसको निकाल देगा। तो पहले ये बनेगा CH CH CH3 CH3 और OH, और यहाँ पर SN2 करने के बाद CH2 CH3 और I। और हमें दिख रहा है कि भाई
क्योंकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिया गया है, तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब भाई एक्सेस अमाउंट में है HI, तो HI अगर एक्सेस में है तो फिर इसका जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो I माइनस जो है ये OH को डिस्प्लेस करके खुद लग जाएगा, तो ये बन रहा है हमारे पास। तो हमें समझ में आया कि ये जो ईस्टर है C5H12O, इनफैक्ट ये ईस्टर है, और इस ईस्टर का हमें नाम लिखना है। तो आप देखिए ये जो ईस्टर है, ये ईस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है वो साइड चेन की तरह बिहेव करता है। तो सबसे ऑक्सीजन के आजू बाजू में जो लंबी चेन है वो ये वाली है, 3 कार्बन की चेन लंबी है। इसमें देखिए 1 2 3, 2 पे जो कार्बन है 2 है संख्या उसकी, तो नाम होगा इथॉक्सी। तो इस ईथर का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इथॉक्सी। और कितने कार्बन की चेन है? 3, प्रोपेन। तो ईथर का भी नाम रिवाइज हो गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो सवाल है वो स्टेटमेंट वाला सवाल है। तो 2 स्टेटमेंट है। पहला है ऑन हीटिंग विथ KHSO4 ग्लिसरॉल इज डिहाइड्रेटेड एंड एक्रोलीन इज फॉर्म्ड। तो ये कॉमन नेम है। अब नाम जो है और उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। तो KHSO4 अगर आप देखें तो ये H2SO4 का सॉल्ट है, और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है एक स्टेटमेंट से कि भाई डिहाइड्रेशन तो होगा, ठीक है। तो ग्लिसरॉल बनाते हैं सबसे पहले। ग्लिसरॉल जो है वो क्या होता है? CH2OH, CH2OH, OH, एक H मैंने यहाँ लिख दिया, इधर लिखने का पर्पस वही समझ में आ जाएगा। फिर क्या है हमारे पास? COH और H, 3 OH होते हैं ग्लिसरॉल पे। और फिर है हमारे पास CH2OH, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या? पहले एक वाटर निकालते हैं इससे। तो आप देखिए क्या बनेगा? CHOH, ये है हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे CH और CH2OH। अब यहाँ पे देखें तो ये इनॉल है, ये टॉटोमराइज करेगा तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड O और CH2। तो CH2 को मैंने ऐसे लिख दिया, एक H इधर बाहर निकाल के, फिर आ गया CH2OH। क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो फिर से वाटर निकलेगा, यहाँ पर -H2O लिख देना बेहतर रहेगा। यहाँ पर -H2O, और फिर आप देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड है ये बन रहा है CHO और डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो कंपाउंड है हमारे पास, अगर आप देखें तो 3 कार्बन है, उस पर एल्डिहाइड है और एल्कीन है, तो प्रोपीनल है ना। और वो प्रोपीनल है, अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3, तो प्रोप2इनल, प्रोप2इनल। और इसी का कॉमन नेम जो है वो एक्रोलिन है, एक्रोलिन इसी का कॉमन नेम है। तो ये बात सही लिखी हुई है, ये सत्य वचन है कि भाई ऑन हीटिंग विद KHSO4 ग्लिसरॉल इज डिहाइड्रेटेड एंड एक्रोलिन इज फॉर्म। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन फैक्ट ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है एक्रोलिन हैज अ फ्रूटी ओडर एंड कैन बी यूज्ड टू टेस्ट ग्लिसरॉल प्रेजेंस। ये बात तो सही है, कैन बी यूज्ड टू टेस्ट ग्लिसरॉल प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि अगर एक्रोलिन बनेगा तो इसका मतलब ग्लिसरॉल था। लेकिन ये गलत लिखा हुआ है कि फ्रूटी ऑर्डर नहीं होता है इसका, इरिटेटिंग ऑर्डर होता है, पंजेंट एंड इरिटेटिंग ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर है वो पंजेंट है, शार्प है या इरिटेटिंग है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला सही है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास जो 2 रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट करेंगे, तो पॉसिबिलिटी अनेक है, लेकिन हमें उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल है उसे चुनना पड़ेगा। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर H+ है और अल्कोहल है, तो हमें पता है कि अल्कोहल का जो OH है वो प्रोटोनेट हो जाता है
और वो यहाँ से OH H2O के फॉर्म में निकले और यहाँ पे कार्बोकेटायन बने और वो कार्बोकेटायन अटैक करे एल्कीन पे। ये एक पॉसिबिलिटी है, हम दिमाग में रखते हैं इसको। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई यहाँ पर जो एल्कीन है वो देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो अगर ये एल्कीन प्रोटोनेट हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो ये भी है, तो अगर ये प्रोटोनेट हो तो बॉन्ड इधर पोलराइज होगा और बॉन्ड इधर पोलराइज होगा तो इस पे प्लस आ रहा होगा इस वाले कार्बन पे, और ये जो प्लस है वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है ऑक्सीजन से। तो ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो हमें चुनना है कौन सी पॉसिबिलिटी जो है होगी। तो आप देखिए ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि जब एल्कोहल प्रोटोनेट होगा तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रोटोनेट हुआ एल्कोहल हो सकता है कि वापस H+ बाहर दे दे, क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो स्टेबल तो है नहीं, या तो H+ वापस बाहर दे दे या H2O बाहर निकल जाए, तो कार्बोकेटायन जो बनेगा वो उतना स्टेबल नहीं है। जबकि इस केस में जो हमारे पास बॉन्ड पोलराइजेशन के बाद जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो काफ़ी स्टेबल है, और इस कारण से ये जो है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो अब देखिए हमें समझ में आ रहा है कि ये जो कंपाउंड है, अगर वहाँ पे बॉन्ड पोलराइज हुआ उस तरफ तो H उससे जुड़ा, यहाँ पे आ गया प्लस, और इस प्लस के बाजू में ऑक्सीजन है इसलिए वो स्टेबल है, और इस प्लस पे इलेक्ट्रोफाइल पे अब ये एल्कोहल जो न्यूट्रल एल्कोहल है वो अटैक करेगा, और जब वो अटैक करेगा तो O पे प्लस आएगा और उसके कारण से वो H+ को बाहर निकाल देगा। तो अब देखिए जो कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के बाजू में होना चाहिए जो ग्रुप लगा है, तो इसमें तो नहीं लगा हुआ है, दूर लगा हुआ है ऑक्सीजन से, और इसमें तो रिंग ओपन हो गई है, क्लीवेज ऑफ ईथर हो गया है। क्लीवेज ऑफ ईथर की चांस यहाँ पे इसलिए नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चांस इसलिए नहीं है क्योंकि कोई दूसरा एक्सेस में न्यूक्लियोफाइल नहीं है। जैसे एक्सेस में वाटर नहीं दिया हुआ है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर हो जाए, या HIHBr नहीं दिया है कि I- आके अटैक करके और ईथर को ओपन कर दे। इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपाउंड X व्हेन ट्रीटेड विद थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड्स Y। Y इज यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। अभी हमें पता है कि भाई एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज होता है। तो जो ऑप्शंस में लिखे हुए हैं फिनॉक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज है, तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि आंसर फिनॉक्सिलिन ही होगा, क्योंकि फिनॉक्सिलिन 3 बार दिया हुआ है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं। और फिनॉक्सिलिन में जो वर्ड आ रहा है फिनॉल आ रहा है, तो ये भी हमको समझ में आता है कि भाई फिनॉल जो है उसी का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है, तो आंसर ये हो गया। बाकी इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस सिर्फ ये है कि हमें मैकेनिज्म पता लग जाए कि हो कैसे रहा है। तो आप देखिए इसमें जो थैलिक एनहाइड्राइड है वो कंपाउंड जो है हमारे पास वो क्या है, ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड जो थैलिक एनहाइड्राइड है जब आप उसमें H2SO4 लेते हैं तो H2SO4 क्या करेगा, H+ देगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट होता है, तो ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा तो ये अपने बॉन्ड को पोलराइज करेगा। तो आप देखिए जो बनने वाली चीज़ है वो ये बनेगी, बेंजीन रिंग है हमारे पास, ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया, कार्बन, तो OH, और यहाँ पर कार्बन पे आ गया प्लस, दूसरा कार्बन C डबल बॉन्ड O, और ये सिचुएशन ये बन गई। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे प्लस बन गया तो हमारे पास फिनॉल है, तो जो फिनॉल है, फिनॉल हमें पता है कि जो OH ग्रुप है फिनॉल में वो क्या करता है, एक्टिवेटिंग है। तो अगर वो एक्टिवेटिंग है तो आपको पता है कि एक्टिवेट करेगा तो कैसे करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो जो फिनॉल का पैरा पोजीशन है उस पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, H हटेगा और ये कार्बोकेटायन लग जाएगा। तो हमें समझ में आया कि भाई अगर ये इस पे लगेगा तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। फिर हमारे पास क्योंकि H2SO4 है तो H2SO4 क्या देगा भाई, H+, फिर से H+ इसने प्रोवाइड किया, तो अब ये H+ से ये OH प्रोटोनेट हो जाएगा OH2+, और अगले स्टेप में ये OH2+ निकलेगा। तो हमें फिर से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फिर से एक कार्बोकेटायन बना होगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं दोबारा तो बेंजीन रिंग है हमारे पास, और यहाँ पर कार्बन जो थैलिक एनहाइड्राइड था, आप देखिए एक जो C डबल बॉन्ड O है वो अनटच्ड है स्ट्रक्चर में, और यहाँ पर 2
जो हैं फिनॉल लग जाएंगे पैरा पोजिशन से, यहाँ पे OH और फिर से यहाँ पे कार्बन के बेंजीन से पैरा, OH के पैरा। तो ये है फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर जो हमें ध्यान होना चाहिए। और फिनोप्थलीन के बारे में आयनिक के कॉन्टेक्स्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन है कि pH रेंज क्या है फिनोप्थलीन का, तो 8.2 के नीचे अगर pH है तो फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस होता है। इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और अगर pH जो है वो 10 से अधिक होता है तो इसका कलर पिंक होता है फिनोप्थलीन का। और दूसरा आयनिक में सवाल बनता है फिनोप्थलीन के कॉन्टेक्स्ट में, दैट किस टाइट्रेशन में फिनोप्थलीन यूज होता है। तो दिस particular indicator, which is an acid base indicator, is used in weak acid and strong base titration में फिनोप्थलीन को यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन फिजिकल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए। ये तो पहले बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1-methyl ethylene oxide when treated with an excess of HBr produces। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि भाई 1-methyl ethylene oxide क्या होता है। तो आप देखिए इसमें जो मेन नाम है वो है इथाइलिन ऑक्साइड। तो इथाइलिन 2 कार्बन, तो ये जो सिचुएशन है वो कुछ ये है कि आपके पास कार्बन है 2 कार्बन और उस 2 कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। है ये साइक्लिक ईथर, और साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड है और इस पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया मिथाइल 1-methyl इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है भाई। अब कहा जा रहा है इज ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ HBr। HBr जो है वो अबंडेंट अमाउंट में है। तो ठीक है भाई, तो हमें पता है कि ईथर जो है एसिड अगर आप लेंगे तो एसिड मीडियम में ईथर क्लीव करेगा। सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे। अब जैसे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा तो हमें पता है ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या करेगा, ईथर के बॉन्ड को, जो इपॉक्साइड का यहाँ पे बॉन्ड है, उसको क्लीव करेगा। तो बॉन्ड वहां से क्लीव होगा जहां से स्टेबल कार्बोकेटायन बने, तो बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एसिडिक मीडियम में जो ईथर इनफैक्ट इपॉक्साइड है वो क्लीव होता है वहां से जहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन है, लेकिन बेसिक मीडियम में जो बेस है वो वहां पे अटैक करता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अगर यहाँ पे OH- होता तो OH- इस वाले कार्बन पे अटैक करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो यहाँ से क्लीव होगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा कि यहाँ पे आपके पास है CH3, वहां से ओपन हुआ तो यहाँ पे लगेगा Br और यहाँ पे OH, और क्योंकि एक्सेस में लिया गया है तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई एक्सेस में लिया है तो फिर से अब ये जो एल्कोहल है इसका अब ये एल्कोहल का रिएक्शन हो गया HBr के साथ, तो ये एल्कोहल प्रोटोनेट होगा, प्लस चार्ज निकलेगा लिविंग ग्रुप बन के, वहां पे क्या लग जाएगा Br। उसके बाद तो केक वॉक है, यहाँ पे लग गया Br, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे पहले से ही एक Br लगा हुआ था। तो ऐसा दिखने वाला ऑप्शन किसमें बनाया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। इस क्वेश्चन में है लिखा हुआ है इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इनफैक्ट ईथर नहीं लिखा हुआ है लेकिन हमें पता है कि भाई विलियमसन सिंथेसिस ईथर को बनाने के ही काम आता है। ऑफ मिक्स्ड ईथर हैविंग प्राइमरी एंड टर्शरी एल्काइल ग्रुप, इफ टर्शरी हैलाइड इज यूज्ड देन। तो कह रहा है कि भाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम प्राइमरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप लेते हैं, अगर टर्शरी एल्काइल ग्रुप लें हैलाइड के साथ तो क्या होगा। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल है। तो ये हमें पता है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता क्या है। इन इट वी टेक सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस है एल्कोक्साइड उसको लेते हैं और उसका रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड से, तो ईथर बन जाता है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ऐसा कुछ, मेरे पास है CH3,
CH3 CH3 और O-, कार्बन है O-, ये अल्कोक्साइड है, सोडियम अल्कोक्साइड, और उसका रिएक्शन मैंने करा दिया RX के साथ, जैसे ले लिया मैंने CH3 और X। तो होगा क्या, ये आएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और क्योंकि O पर नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो अब ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और हमारे पास ईथर बन जाएगा। तो इस केस में ईथर हमारे पास ये बन जाएगा O और CH3, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन वहीं पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसको इंटरचेंज कर लिया जाए, टर्शरी आप ले लीजिए हैलाइड, तो अगर हम टर्शरी हैलाइड लेंगे तो अब देखिए ये जो सिचुएशन है ये कुछ ये बनेगी, कार्बन CH3 और CH3, और इस बार आपने ले लिया है टर्शरी हैलाइड ले लिया है, तो अगर आप इंटरचेंज करते हैं यहाँ पे ले लिया आपने CH3O-। तो टर्शरी हैलाइड लेने से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमारे पास अटैक होना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का टेंडेंसी क्या है, SN2 दिखाने का, है ना, सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पैरेलली चलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर SN2 की पॉसिबिलिटी कम है, तो एलिमिनेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ने लगेगा। और वो बढ़ेगा कैसे कि आपके पास जो ये CH3 है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये क्या करेगा, ये बेस जो है ये यहाँ से H चुरा लेगा, और जैसे H चुराएगा इस पर क्या आएगा, H+ चुराएगा तो इस पर क्या आएगा माइनस, ये माइनस इंटरनल अटैक करके X को निकाल देगा। तो होगा यही कि आपके पास जो बनने वाली चीज़ होगी वो मिल जाएगा आपको एल्कीन। तो हम चले थे क्या बनाने के लिए, हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था भाई ईथर, लेकिन मिल गया एल्कीन। तो एल्कीन जो है इसका मेन प्रोडक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा, बी। इस क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बेंजीन पर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। OCH3 ग्रुप जो है वो +M करता है, एक्टिवेटिंग है, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। तो ये हमारे बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, Cl2 है और एल्कीन है, इसका रिएक्शन होगा। तो Cl2 जो है हमारे पास, ये हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है एल्कीन, वो क्लोरीन पे अटैक करेगा, तो सबसे पहले नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, आपके पास ये एल्कीन है और उससे जो है Cl जो इलेक्ट्रोफाइल था वो जुड़ गया, और ये हमारे पास सिचुएशन है OCH3 भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बन गया भाई। अब Cl जब ये अटैक करता है तो Cl निकलता है Cl- के फॉर्म में। नॉर्मली क्या होता है, अगर ये लिखा हुआ होता तो वापस से Cl- यहाँ पे आता है और अटैक करता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब Cl- बाहर से आएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है जो इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन को ओपन करेगा वो बाहर से आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही एक न्यूक्लियोफाइल है, वो है बेंजीन रिंग। हमें पता है कि बेंजीन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब पता है हमें कि भाई बेंजीन रिंग में जो 6 कार्बन है किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हमें समझ में आएगा कि ये जो बेंजीन रिंग है ये इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन पे अटैक करेगी, और वहाँ पे अटैक करेगी जहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनने के जो ओपन होगा वहाँ उस कार्बन पे स्टेबल होना चाहिए। तो अगर आप 1 और 2 मार्क करें तो आपको पता है कि अगर 2 से ओपन होगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा होगा, और अगर 1 से ओपन होगा ये NCC तो ये 2 डिग्री बन रहा होगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये 1 से ओपन होगा तो ये कार्बोकैटायन यहाँ ओपन होगा और ये इस पर अटैक करेगा। तो अगर आप देखें इसमें तो ये सिचुएशन इसके बाद जो बनने वाली है वो ये है, बेंजीन पे OCH3 ग्रुप है, ठीक है, OCH3। उसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, तो 1 2 और 3, और ये 3 कार्बन जो है ये इसके पैरा पोजीशन जुड़ गया OCH3 के।
अब मुझे पता है कि जिससे ये जुड़ा हुआ है उससे वापस ये कार्बन एक CH2 यहाँ पे है और उससे लगा हुआ है Cl। तो आप देखिए इससे एक CH2 और एक लगा हुआ है Cl। तो ऐसा दिखने वाला ऑप्शन किसमें है? थर्ड ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया थर्ड। होपफुली ये क्वेश्चंस आपके रिवीजन में हेल्प किए हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, like the video and subscribe